नमस्कार, आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। 16 वर्ष पूर्व 1997 में चर्चित विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसमें कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे और ये कहा था कि ये दिशा निर्देश तब तक लागू होंगे जब तक कि संसद कोई कानून इस पर नहीं बना लेती है। इस साल संसद ने वो कानून विधेयक पास भी कर दिया और 23 अप्रैल को राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मुहर भी लगा दी, लेकिन फिर भी वो कानून की शक्ल नहीं ले पाया है और अभी तक वो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पास ही वो पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी नियमावली नहीं बन पाई है। लेकिन इस बीच कई ऐसे गंभीर मामले आए हैं जिसमें यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं और जो आरोपित व्यक्ति है वो बहुत ही प्रभावशाली है और सूखदार है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज पे आरोप लगा है और उस बारे में आज एक कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें कि जिस महिला ने आरोप लगाया था और उसके बयान और फिर उस अभियुक्त जज के बयान दोनों शामिल हैं। तो उस कमेटी ने रिपोर्ट अपनी दे दी है सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को। दूसरी एक वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का मामला देश में बड़े ही विवाद का विषय बना हुआ है। इसके अलावा 2-3 और घटनाएं हुई, जिसमें एक गॉडमैन कहे जाने वाले साधु आसाराम बापू गिरफ्तार हैं। दूसरी ओर स्टॉकिंग का मामला, इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि एक महिला की स्टॉकिंग की गई। तो ये तमाम मामले हैं जिससे एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति उभरती है कि क्या हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक आवाज ये भी आ रही है कि इस कानून का भयंकर दुरुपयोग हो सकता है, उसी तरह से जिस तरह से कि दहेज कानून का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल का। और भी लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं। तो आज हम इसी पर बहस कर रहे हैं। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ये समस्या कितनी गंभीर है, कानून इसको नियंत्रित करने में किस हद तक कामयाब हो सकता है यह है, और किस हद तक इसके दुरुपयोग की गुंजाइश है। इस बहस में शामिल है सुबी चतुर्वेदी, जो कि लेडी श्री राम कॉलेज में जर्नलिज्म की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ ही हमारे साथ हैं ज्योति तिवारी, जो कि मेंस राइट एक्टिविस्ट, पुरुष अधिकार कार्यकर्ता हैं और सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन की कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ हैं चारू वली खन्ना, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं, साथ ही अधिवक्ता हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य HK दुआ। आप सबों का स्वागत इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सुबी, आप बताएं कि अभी जो देश में हालात हैं, जिस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, सिर्फ एक घटना पे इस बहस को केंद्रित नहीं करना चाहूंगा, आपका क्या मानना है कि ये समस्या, पहली बात है, कितनी गंभीर है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, कितनी गंभीर है, और किस हद तक ये कानून उसको आप समझती हैं कि सख्त है, जिससे नियंत्रण हो सके? सुधांशु जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। आमने सामने और जो हमने फॉर्मेट रखा है वो चर्चा के स्वरूप में रखा है। मुझे लगता है ये मुद्दा बहुत ही अहम है और भले ही इसकी पृष्ठभूमि बहुत अनफॉर्चुनेट रही हो, पर इन बातों का, इन सवालों का उठना बहुत आवश्यक है। आपने 2-3 सवाल किए और मैं कोशिश करूंगी मैं सबका समन्वय रखूं अपने उत्तर में। जहां तक कानून की बात है, ये बहुत ही अच्छा कानून है और इसकी जो इसका इंटेंशन है वो भी बहुत अच्छा है। पर जस्टिस अग्रवाल ने बहुत सारी और चीजों की बात करी थी। जब हमने बात करी थी कानून की, हमने बात करी थी उसके साथ साथ पुलिस रिफॉर्म्स की और जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी। ये सारी चीजें जब साथ में चलेंगी तब ऐसे केस इक्का दुक्का रहने की बजाय इन पे बातचीत हम रोज। अब न्यायिक सुधार है, पुलिस सुधार है, ये सब तो व्यापक मुद्दे हैं। उसमें सिर्फ एक महिलाओं का उत्पीड़न नहीं है, बाकी भी समाज में जो अन्याय है या पुलिस की ओर से जुल्म ढाए जाते हैं, वो तो बहुत बड़े व्यापक सुधार का हिस्सा है। लेकिन अभी हम सिर्फ इस एक मसले तक हम बहस को महदूद करें। मुझे लगता है जब हम इस मसले की बात करते हैं तो ये फर्स्ट कांटेक्ट हमारा एक पुलिस स्टेशन से ही शुरू होता है। जब हम एक कानून बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वालों को देखना भी बहुत ही आवश्यक है। इसको हम अलग तरीके से देख नहीं सकते। ये एक बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि लेंस इस वक्त मीडिया पे वापस। गंभीर, क्या सचमुच बहुत गंभीर है जैसा बताया जा रहा है? सुधांशु जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये उससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मीडिया में
हमारे पास स्पेस लिमिटेड होती है और जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास आधे घंटे का समय है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो 2 या 3 इंस्टेंसेस हुए उन्हें मीडिया ने उठाया, भले ही सही तरीके से फ्रेमिंग करी या गलत तरीके से फ्रेमिंग करी, आज हम उन वजह से, किसी भी वजह से आज हम शाम को उन पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये भी, इस बात की भी खुशी है कि इस वक्त लेंस मीडिया पे वापस आया, जब मीडिया इंट्रोस्पेक्टिव और वर्क स्पेसेस में, सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही नहीं, वर्क स्पेसेस में भी औरतों के लिए क्या सशक्त हम उनको सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं कानून के साथ साथ। सिर्फ कानून मुझे लगता है काफी नहीं है। किसी भी महिला को, मैं लेडी श्री राम कॉलेज में कार्यरत, कहीं भी काफी नहीं होता है, आदमी को पूरी सोच, पूरा माइंडसेट बदलना पड़ता है, पूरी संस्कृति बदलनी पड़ती है, वो बात तो सही है। लेकिन एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं। नंदिता दास ने कहा कि एवरी मैन इज ए पोटेंशियल रेपिस्ट। इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो समाज तो कभी जो है सो समरसता के साथ रह नहीं पाएगा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे नहीं लगता हमें इन बातों पे एक्सट्रीम पोजीशंस लेने की आवश्यकता है, पर अगर दिन दहाड़े मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में जाने से डर लगता है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, वो घर से निकलती हैं, कॉलेज तक आती हैं, मेट्रो स्टेशन से लेकर उसके नीचे और आते हुए और कॉलेज तक का रास्ता करने में अगर उन्हें तय करने में डर। ज्योति तिवारी, जब ये ड्राफ्ट हुआ था लॉ, तो पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और तब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि सिर्फ महिलाओं को बचाया जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कानून हैं जिसमें महिलाओं को बचाने की बात होती है। रेप लॉ में नए चेंजेस किए गए हैं, तो एक नए कानून की जरूरत मुझे नहीं समझ में आता कि बिना दुरुपयोग, और इसमें दुरुपयोग की सजा भी आपने क्या रखी है कि 500 रुपए का जुर्माना, यानी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। जहां तक कि वर्क प्लेस की बात हो रही है, तो पुरुष 70% वर्क प्लेस में 70% पुरुष होते हैं। हमने कब उनकी सुरक्षा की बात करी? अगर आप कह रहे हैं कि उनको पुलिस स्टेशन में जाने से डर लगता है, तो मेरे ख्याल से पुरुष को ज्यादा पुलिस स्टेशन में जाने से आज डर लगता है, अंधेरी सड़क पे चलने से डर लगता है। सारे जोखिम वाले काम, खतरे वाले काम पुरुष करता है। आप उसकी सुरक्षा पर तो कभी ध्यान देते ही नहीं। आप सिर्फ महिला की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं और उनके लिए कानून लाते हैं, और तब भी लाते हैं जबकि एग्जिस्टिंग है लॉज और उनका इतना दुरुपयोग हो रहा है। जब हमसे बात हुई थी तो हम लोगों ने कहा था कि पहले जो कानून हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आप बनाइए, जिस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है। हमारी बात नहीं सुनी गई। आज आप देख रहे हैं इतने सारे इंस्टेंसेस हैं। आप जो करें कि पुरुषों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बनाए जा रहे, तो ये माना जाता है, ये आम धारणा है कि पुरुष तो मजबूत हैं और सदियों से जो है औरतों के ऊपर जुल्म हुआ है, इसलिए उनको सुरक्षा देने की जरूरत है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि अगर कोई ये सोचता है कि हमारी लड़ाई उन महिलावादियों से है, हमारी लड़ाई उन पुरुषों से है जो ऐसा सोचते हैं, नहीं, हमारी लड़ाई जो है वो इसी मानसिकता से है। जो आप कहते हैं कि पुरुष सशक्त है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, तो उसे तो छोड़ दो, वो तो खुद कर लेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 70,000 विवाहित पुरुष हर साल आत्महत्या करते हैं। आप जो आंकड़ा देते हैं महिलाओं का, वो कुछ 8-9 हजार है। तो आप क्या सोचते हैं कि सुरक्षा की आवश्यकता ज्यादा किसको है? आप ये देखिए। और दूसरी बात ये जो कुछ आपने अभी जो इंस्टांसेस दिए, जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये वही लोग हैं जो महिलावादी थे, ये वही लोग हैं जो मोमबत्ती लेके बाहर आए थे। और तब हमने कहा था कि बातें बढ़ाइए नहीं, ये आपके ऊपर ही आएगा, ये विशियस सर्कल है, हर एक के ऊपर आएगा। और आज सब डर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए ना कि आप जो कह रही हैं अभी, जैसे जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो तहलका की घटना हो या सुप्रीम कोर्ट की घटना हो, जो पिछले साल यौन उत्पीड़न की जो शिकायतें थाने में दर्ज हुई, उसका 2.5 गुना इस साल अभी ही हो चुका है। उसका 2.5 गुना भी ये साल खत्म नहीं हुआ है। तो महिलाओं का हौसला बढ़ा 16 दिसंबर की घटना के बाद, जो समर्थन मिला समाज में उनको, तो अब ज्यादा महिला कह रहे हैं कि घटनाएं तो बहुत हो रही हैं, शिकायतें उसके अनुपात में बहुत कम दर्ज की जा रही हैं, यानी समस्या बहुत गंभीर है, महिलाएं बर्दाश्त कर ले रही हैं। आप सही कह रहे हैं, महिलाओं का काफी हौसला बढ़ गया है। और एक छोटी सी अगर आप पदोन्नति भी नहीं करते हैं तो वो आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है जाके। हौसला इस कदर बढ़ गया है। आप अगर एक तरफा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहेंगे तो मुश्किलें अपने लिए पैदा करेंगे। जैसा कि अभी एक एमपी ने बयान दिया था, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि एक्चुअली ये सब कुछ महिला के विरुद्ध जा रहा है। इन महिलावादियों ने महिला करके महिला के विरुद्ध एक तरीके से काम, पूरा माहौल बना दिया है और उनको धोखा दिया है। इसीलिए वो उस चीज में खुद ट्रैप हो रहे हैं। आज हमने ये बात बहुत पहले कह दी थी कि इस तरह से एक तरफा पक्षपाती कानून मत बनाइए, ये समाज के लिए घातक है। और वो हमारे सामने आज चारों
आप बताएं, आपका क्या मानना है? आप तो महिला आयोग में हैं, इसलिए निष्पक्ष भाव से कुछ आप कहेंगे। देखिए, मैं जो है अपनी परिचर्चा महिलाओं के कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न पे सीमित करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो अभी 2-3 जो घटनाएं आ रही हैं ये सारी कार्यस्थल वाली हैं। अदरवाइज यौन उत्पीड़न बहुत किस्म का है, रेप भी है, बट मैं कार्यस्थल की बात कर रही हूँ। ये 2-3 घटनाएं कार्यस्थल की नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जज की है, वो भी कार्यस्थल है, वो कार्यस्थल में आता है। अगर वो उसने खुद कहा कि मैं उस समय जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था मैं उनसे मिलने गई थी, रिटायर्ड जज से, वो इंटर्न तो रिटायर्ड इंटर्न इज वर्किंग, जो इंटर्न है वो रिटायर्ड जज के संग, सेवानिवृत्त जज के संग काम कर रही है, तो वो कहीं भी उसे मिले थर्ड पार्टी कोई में। तो जैसे महिलाएं, आपको पता है महिलाओं शिक्षित हो रही है, महिलाओं को इतनी सारी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं कि महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, तो एक इसमें संभव सी बात है कि वो अब कार्यस्थल पे आ रही हैं, वर्कफोर्स में आ रही हैं। लेकिन जो हमारी जिस तरह से हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है, पुरुषों को महिलाओं के संग काम करने की आदी नहीं है, या महिलाओं के संग इक्वल लेवल पे इंटरैक्शन करने के आदी नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि जो कानून बनाया गया है उसमें जो मेन जो पर्पस है उसका है रोकथाम। उसका दूसरा मुद्दा है कि अगर कुछ हो जाए तो फिर क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, तो रोकथाम पे जोर देनी चाहिए। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 8 महीने हो गए हैं और जो रूल्स, जो इसकी नियमावली बननी चाहिए वो अभी तक नहीं बनी है। इनफैक्ट महिला आयोग के पास भी वो नियमावली टिप्पणी के लिए आई थी और हमको इन्हें कुछ 24 घंटे भी नहीं दिए थे, एक वीकेंड दिया था कि आप जवाब दीजिए, और वो सारे गलत थे, क्योंकि पूरे जो एक्ट है उसमें भार है एम्प्लॉयर पर, नियोजक पर, कि वो सेमिनार करे, डायलॉग करे, ये करे। लेकिन अगर आप देखें बड़े बड़े जैसे एम्प्लॉयर्स तो आप देख ही रहे हैं, जैसे ये इतनी बढ़िया ये मीडिया एजेंसी थी, बैंक्स है, किसी के पास कोर्ट ही है। जो 16 साल पुराना जो कानून है उसके हिसाब से एक आंतरिक कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, वो नहीं है, सिर्फ कागजों में है, वो कहीं भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है जिसने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये 26 नवंबर लॉ डे पे घोषित की, नहीं लॉ डे पे घोषित की गई। तो 16 साल से जो चीज नहीं कर रही है, तो बड़ी संस्थाएं, मैं कह रही हूँ बड़ी संस्थाएं तो कर, आप कह रहे हैं कि विधि दिवस के दिन जो 26 नवंबर को घोषणा की गई, उसमें भी जो अभी सिटिंग जज हैं, जो वर्तमान जज हैं हाईकोर्ट, उसी के लागू है। तो फिर इस कमेटी का मकसद क्या रहेगा? नहीं मकसद तो है, बट मेरा ये कहना है कि जो बड़े आपकी संस्थाएं हैं, बैंक्स हैं, भारत सरकार है, दूरदर्शन जैसे हैं, मीडिया, बड़े मीडिया हो, यहाँ तो बना हुआ है, बहुत पहले दूरदर्शन बहुत पहले से बना हुआ है। नहीं, स्थापना कर सकते हैं और उसको कार्यबंद भी कर सकते हैं, बट जो छोटी छोटी जगह हैं जहाँ 3-4 बंदे काम कर रहे हैं, उनका क्या, जहाँ लोकल कानून के अनुसार लोकल कंप्लेंट कमेटी बनेगी, तो वो जो नियोजक है वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता अपना इनकम टैक्स और वैट का, तो ये सारी चीजों कैसे लागू करें? तो ये जो इसे कहते हैं ना, क्योस को अवॉइड करने के लिए, और कानून के अनुसार जो एक्ट आया उसमें तालुका लेवल तक कमेटीज बनेंगी। अब वो जो कमेटीज में जो बैठेंगे उनकी क्या, जो नियुक्त होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, हम ब्रेक ले लेते हैं, डिटेलिंग उसके बाद हम आपके पास फिर आएंगे। अभी फिलहाल एक विश्राम, और उसके बाद हम चारू से और एच के दुआ से उनके विचार सुनेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।